नमस्कार दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के परीक्षाओं में पूछे गए विगत वर्षों के सवालों को देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कई टॉपिक से संबंधित सवालों को देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपके सामने पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। ऑप्शन है आपका अब्दुल अजीज़, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंद दास। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद। दोस्तों, क्या होता है कि एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में, 1888। देखिए, 1888 में जो है कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी इसकी स्थापना। और यह संगठन जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम लीग समुदाय तथा मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को जो है कि विकसित करने के उद्देश्य से हुई थी। मतलब इस संस्था की स्थापना जो है कि एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को काउंटर के तौर पर हुई थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है आपका, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है आपका इंडियन एसोसिएशन और उसके सामने आनंद चार्लू, फिर है बी पूना सार्वजनिक सभा, इसके सामने सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सामने है महादेव गोविंद रानाडे। मद्रास महाजन सभा, इसके सामने है फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि इंडियन एसोसिएशन जो था, इसकी स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ए का हो जाएगा ए का दो। फिर पूरा सार्वजनिक सभा की जो स्थापना हुई थी, ये किए थे महादेव गोविंद रानाडे। तो बी का 3, ए का 2 और बी का 3। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता किए थे और मद्रास महाजन सभा की जो बच रहे हैं आनंद चार्लू, तो इन्होंने किया था। तो इस तरह से हम देखेंगे ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा और बम्बई एसोसिएशन प्रेसिडेंसी के फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। तो देखते हैं इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन जो है कि सही है। देखिए, ए का 2 और बी का 3 देखते हैं। ए का 2, बी का 3। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। और सी का देखिए 4, मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी का फिरोज शाह मेहता और डी मद्रास महाजन सभा के आनंद चार्लू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए जो है, भारतीय प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए हुए कोड का सही उत्तर का जो है कि चयन कीजिए। ऑप्शन में है, वही सब ऑप्शन में है। इसमें बनता ही है कि ए सही है, कि मतलब कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। कथन और कारण दोनों सही, एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं और कथन और कारण सही है परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका, मतलब कि दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। मतलब दोनों ही चीज़ें दी गई हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए कैसे दादा भाई नौरोजी से संबंधित दिया है। तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें जो है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1866 ईस्वी में जो है कि लंदन में इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इसी संस्था के बारे में दिया भी है कि 1866 में पूछा भी है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। तो इन्होंने, और तो इस तरह से आपका अभिकथन ये सही हो जाएगा। इस संस्था के गठन के पीछे का जो उद्देश्य था वह था कि भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जो है कि जागरूक करना। और एक कथन और भी पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी से जोड़ करके, वो ये है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उससे भी सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग जानते रहिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, अब अगला सवाल जो है वो टॉपिक है, जिस टॉपिक से संबंधित है वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, बढ़ते हैं इसमें पहला सवाल जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी मुंबई और डी जो है कि पुणे। तो आप सबको मालूम है कि बम्बई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज प्रशासक थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 28 से 30 दिसंबर। इसके प्रायः सभी अधिवेशन जो है कि वर्ष के अंत में होते हैं। तो ये पहला अधिवेशन भी 28 से 30 दिसंबर को हुआ था 1885 ईस्वी में।
और ये जहाँ हुआ था उस स्थान का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, और ये विद्यालय जो है कि बम्बई में अवस्थित है। और पहले अधिवेशन में जो है कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे WC बनर्जी, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो देखिए, पहले ही जो इसके पहले हमने व्याख्या किया उसमें बताया है कि एओ ह्यूम इसके संस्थापक रहते हैं, तो वही एओ ह्यूम जो है कि इसके वो बनते हैं, सचिव बनते हैं। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता आपको हमने बता ही दिया कि WC बनर्जी किए थे, तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम हमने बता ही दिया कि एक अंग्रेजी प्रशासक रहते हैं, और इन्होंने जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। और ये उसके जो है कि WC बनर्जी जिसके पहले अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के पहले अधिवेशन के। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। तो देखिए, वहीं से क्वेश्चन रिपीट करके, अगर ये क्वेश्चन पूछा था आपका UDA-LDA जो है कि 2010 में, अब ये सवाल देखिए बन रहा है ये आपका 2014 में। देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यही जो है कि पहले अध्यक्ष रहते हैं, और सचिव आपके एओ ह्यूम स्वयं रहते हैं जो संस्थापक रहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहते हैं। तो इसमें दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी रहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी के साथ आप जाइए। बदरुद्दीन तैयबजी जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है 1885 में, तो 1887 में ये जाकर के जो एक अधिवेशन होता है मद्रास में, और तीसरा अधिवेशन रहता है उसमें जो है कि बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो इनसे बहुत सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये पहले मुस्लिम थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आप लोग ये बात जानते रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जस्ट बदरुद्दीन तैयबजी के बाद जो चौथा अधिवेशन होता है, जो कि इलाहाबाद में ही होता है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। तो इसके जो है कि पहले इसमें जो है कि जॉर्ज यूले जो है पहले वो थे गैर भारतीय थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो इस तरह से चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खां, खान अब्दुल गफ़ार खान, सर सैयद अहमद खां। तो इसमें जो थोड़ा सा भी इतिहास का गहराई से अध्ययन किया होगा वो तुरंत सर सैयद अहमद खां के साथ जो है कि जाएगा, क्योंकि सर सैयद अहमद खां कभी भी कांग्रेस से जुड़े नहीं थे, बल्कि ये कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे। तो ये 1857 की क्रांति में क्या होता है कि अंग्रेज़ों को इनके बारे में जानिए, सर सैयद अहमद खां के बारे में, कि 1857 की क्रांति जब होती है तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि हिंदू और मुस्लिम अगर मिल करके इसी तरह से हमारे खिलाफ जो है कि खड़े रहे तो हम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे भारत में। तो वो लोग जो है कि भारत में मुस्लिमों को तोड़ने की साजिश रचते हैं और उसके मुहरा बनाते हैं, उनके नुमाइंदगी के रूप में जो कि सर सैयद अहमद खां को लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि दोस्तों WC बनर्जी एंड WW, और इनके बारे में एक किताब आई है कि WW हंटर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन मुसलमान्स में। उन्होंने जो है कि सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों को समझौता कर उन्हें जो है कि कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिला ले। मतलब कि इस किताब से उन्हें कहीं ये सोर्स मिला था, ये सलाह मिली थी कि अंग्रेज़ों को वोट डाल करके आप अपने पक्ष में मिलाइए, उनको मुसलमानों को अंग्रेज़ आप अपने पक्ष में मिलाइए, तभी आप भारत में ज़्यादा समय तक रह पाते हैं। और इसी सुझाव पर जो है कि कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध जो है कि सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। और कभी ये सर सैयद अहमद खां जो है कि कभी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े हिमायती रहते हैं। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के जो है कि बाद में प्रबल शत्रु बन जाते हैं, और उन्होंने अपने विचारों का प्रचार जो है कि तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के द्वारा किया। और इन्होंने 1875 में ही जो है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इससे भी सवाल बनता है कि 1875 में जो इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय यानी बेसेंट, और मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों आप जान जाइए कि बाल गंगाधर तिलक जो है कि ये एक महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण थे। ये जो है कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते हैं, और ये केसरी तथा मराठा नामक जो है कि उसके पत्रिका का संपादन करते थे। और इनके द्वारा इन्होंने जो है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा प्रसिद्ध नारा दिया था।
तो इनके बारे में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो दोस्तों ये जो बेलगाम अधिवेशन 1924, इसकी अध्यक्षता जो है कि महात्मा गांधी ने किया था। और सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1925 में जो है कि कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला थी। और जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि 1929 में लाहौर का जो है कि लाहौर में और अप्रैल 1936 में जो है कि लखनऊ में तथा दिसंबर 1936 में जो है कि फैज़पुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1931 में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको और भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से और भी सारे सवाल हैं, तो वहाँ पे और भी बातों को हम जो कि व्याख्यायित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो दोस्तों आपकी थी श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है कि ये अध्यक्षता की थी। और अगर वहीं पे पहली भारतीय महिला पूछे, केवल पूछा कि कांग्रेस की प्रथम महिला, पहली भारतीय महिला पूछे तो आप 1925 में जो है कि सरोजिनी नायडू ने किया था, उनके साथ जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए जो है कि कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है एक तरफ अध्यक्ष और दूसरी तरफ दिया है कि कौन कब अधिवेशन किया था। अबुल कलाम आज़ाद, फिर सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सरोजिनी नायडू का भी हमने जिक्र किया, तो आप जाइएगा कानपुर में 1925 में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और अबुल कलाम आज़ाद जो है कि 1940, उसके बाद जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये लगातार सबसे ज़्यादा समय तक जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति रहते हैं, लगातार 5 या 6 साल। उसके बाद आप मोतीलाल नेहरू को देखें, तो मोतीलाल नेहरू जो है कि ये अमृतसर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे 1919 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि 1934 में किए थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है कि देखेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर, देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से जोड़ के पूछा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में जो है कि सूची 1 सूची 2 के साथ जो है सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके जो है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए, एक तरफ स्थान, दूसरी तरफ जो है कि वर्ष, मतलब किस वर्ष जो है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी। इसमें दिया है कि मेरठ के सामने 1916, कानपुर के सामने 1905, अभी आपने देखा कानपुर 1925, तो आप बी के साथ जाइए, बी के साथ 4 पे। लखनऊ का दिया है यहाँ पर 1946, तो आप लखनऊ में जाइएगा। लखनऊ में आप जाइएगा 1916 में, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। इस तरह से सी का ए सही हो जाएगा। और बनारस का जो अधिवेशन होता है दोस्तों, ये होता है 1905 में। तो बच रहा है आपका मेरठ, तो मेरठ 1946 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, आपका जो है कि सही हो जाएगा। दोस्तों इससे संबंधित एक और जानकारी यहीं पे मैं आपको इकट्ठे बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में और भी कितने अधिवेशन हुए थे। तो दोस्तों आप लोग जान जाइए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल जो है कि 8 अधिवेशन हुए थे, और जिनमें यहाँ पे 4 दिया ही है, लेकिन मैं सबका एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो चौथा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी थे, ये भी जो है कि इलाहाबाद में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था ये पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में होने वाला। अब कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला पहला अधिवेशन कब हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, और जो है कि वो कौन से नंबर का अधिवेशन था। तो आप लोग जानते रहिएगा, वो चौथा अधिवेशन था, क्योंकि उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित काफ़ी गहराई में आजकल सवाल बन रहे हैं, तो ये सवाल बनने संभावना हो सकती है। देखिए चौथा अधिवेशन हुआ था, ये चौथा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 में इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले जिसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें विशेष बात ये रहती है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ये रहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है कि 8वां अधिवेशन जो होता है 1892 में, वो भी जस्ट इलाहाबाद में ही होता है, और जिसकी अध्यक्षता जो है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 15वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो होता है वो 1899 में होता है, और ये लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं रमेश चंद्र दत्त। आप लोग पेपर और पेन लेकर के जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं इस फैक्ट को। और उसके बाद 21वां अधिवेशन जो है वो 1905 में हुआ था, जो कि बनारस में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किए थे गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और 25वां अधिवेशन उसके बाद होता है 1910 में इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न करते हैं। और उसके बाद 31वां अधिवेशन होता है 1916 में
लखनऊ में होता है वो, और जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। और इसी अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है कि समझौता होता है, तो जिसे मुस्लिम लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों 40वां अधिवेशन होता है 1925 में, जो कि कानपुर में होता है, और जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली। और उसके बाद 49वां अधिवेशन होता है 1936 में लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसी अधिवेशन में जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्त समस्याओं को जो है कि हल करने की कुंजी बताई थी। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है कि 8 अधिवेशन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो कि उत्तर प्रदेश में हुए थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब जिस टॉपिक से सवाल है वो है कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। देखिए पहला सवाल है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ऑप्शन है लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब वो है बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में जो है कि कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का जो है कि आविर्भाव होता है। और उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, जिनमें थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इन लोगों को जो है कि अरविंदो घोष को छोड़ दिया था, तो इनकी तिकड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जो है कि उस समय संबोधित किया जाता था, और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है कि लाल बाल पाल के साथ अगर पूछे तो लाल से मतलब लाला लाजपत राय, और बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल से मतलब बिपिन चंद्र पाल, और एक अरविंदो घोष थे। ये जो है कि उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, और इन लोगों का धीरे धीरे जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना वर्चस्व बढ़ने लगता है। दोस्तों इन नेताओं ने जो है कि स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया, और उन्हें जो है कि उदारवादी नेताओं की तरह जो है कि संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत है, और आत्मनिर्भरता है, और भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने जो है कि कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की जो है कि राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है मैजिनी। मैजिनी को जो है कि लाला लाजपत राय, ये मैजिनी इटली के रहते हैं, एक क्रांतिकारी रहते हैं, और इन्हीं को जो है कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। इटली के एक क्रांतिकारी रहते हैं, और इन्हें जो है कि राष्ट्रपिता इटली का भी कहा जाता है, इटली का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और इनके जीवन वृत्ति से प्रभावित होकर के इन्होंने जो है कि अपना राजनीतिक गुरु माना था इन्हें। और बाद में जो है कि उन्होंने मैजिनी की जो उत्कृष्ट रचना थी जिसका नाम था द ड्यूटीज ऑफ मैन। ये कभी पूछा जा सकता है, द ड्यूटीज ऑफ मैन जो है कि किसकी रचना थी, तो ये मैजिनी की थी, जो कि लाला लाजपत राय जी के जो है कि राजनीतिक गुरु रहते हैं। इस रचना का उन्होंने जो है कि उर्दू में अनुवाद किया था। अब अगला जो टॉपिक है दोस्तों भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, तो इससे देखते हैं सवाल। वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित जो है कि गुप्त संस्था का नाम पूछा है। तो इनके द्वारा जो स्थापित गुप्त संस्था रहती है दोस्तों, उसका नाम रहता है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत के बारे में कुछ तथ्य हैं जो आपको जानना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किस स्थान पर हुई थी। संस्थापक तो पूछ ही लिया है, संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1904 में, और जिस स्थान पर होती है उस स्थान का नाम है नासिक। दोस्तों क्या होता है कि वी.डी. सावरकर, देखिए इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनके द्वारा जो है कि 1899 ईस्वी में स्थापित जो एक मित्र मेला संस्था रहती है, उसी को जो है कि 1904 में इन्होंने जो है कि एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया। अभिनव भारत की शाखाएं दोस्तों जो है कि महाराष्ट्र के अलावा जो है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो है कि स्थापित की गई। अब चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये सवाल कई बार बहुत सारी विविध परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जो कि ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। क्या होता है कि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो है कि ये सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे, और उन्हें जो है कि सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्होंने जो है कि यह उन्हीं प्रयत्नों का जो परिणाम था कि कांग्रेस सरकार प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर जो है कि सरकार की आलोचना करने वाली संस्था बन जाती है, और एंग्लो इंडियन नौकरशाही जो है कि उन्हें विद्रोही समझती थी। वैलेंटाइन सिरोल जो व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें जो है कि भारत की अशांति का जनक कहा था, और इसके एवज में उन्होंने जो है कि उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया। वो बात अलग है कि वो मुकदमा हार जाते हैं, लेकिन इसका बहुत प्रभाव पड़ता है उनके मुकदमा करने का, मानहानि का। दोस्तों अगला सवाल है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में और नई दिल्ली में। तो दोस्तों जो है कि क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में जो है कि युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था, और जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म HRA है,
इस नामक संस्था का जो है कि गठन किया गया था और इसके संस्थापक सदस्यों में रहते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल जो कि अध्यक्ष रहते हैं, और राम प्रसाद बिस्मिल, फिर जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस तरह से जो है कि आपका दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए अगला सवाल है कि काकोरी षड्यंत्र केंद्र में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जो है कि गोरखपुर में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड के बारे में आप जानिए, जिसे अब प्रेजेंट टाइम में जो कि सरकार ने इस घटना का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। यह घटना दोस्तों 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। इस घटना में जो है कि 29 भारतीय क्रांतिकारियों को जो है कि पकड़ा गया था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी पर जो है कि मुकदमा चला था और इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो इन जो क्रांतिकारियों के नाम हमने बताया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इनके ऊपर जो मुकदमा चला था तो इन्हें कहाँ फांसी की सज़ा सबको होती है, तो किसको कहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई थी तो पूछा था। देखिए जैसे पूछा है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को तो इनको गोरखपुर में दी गई थी, तो इसी तरह से जो और लोग हैं उनके भी आप जानते रहिए और उनका भी पूछा जाता है, कभी कभी मैच कराने को दे देता है कि काकोरी कांड में जो है कि पकड़े गए मुख्य आरोपी जो लोग थे उनको, जिनके ऊपर मुकदमा चला और फांसी की सज़ा हुई, किनको कहाँ पे दी गई थी। तो गोरखपुर जेल में जो है कि दोस्तों दी जाती है इनको राम प्रसाद बिस्मिल जो है कि गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है, और राजेंद्र लाहिड़ी जी को जो है कि गोंडा में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में जो कि प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तथा अशफाक उल्लाह खां को जो है कि फैजाबाद जेल में फांसी की सज़ा दी जाती है। दोस्तों एक और तथ्य हमें छूट गया, वो आपको मैं बताना चाहता था। पहले वाले में जो है कि पूछा था कि जिसमें पहले सवाल में देखिए यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे दिया ना कि युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से तो सवाल आ गया कि कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी और जो है कि 1924 में हुई थी, 1925 या 24 में हुई थी। तो ये बचा आपका युगांतर समिति और अनुशीलन समिति। तो इनके बारे में कुछ तथ्य है वो आप जानते रहिए, आपके लिए जो है कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों अनुशीलन समिति जो थी इसकी स्थापना हुई थी बंगाल में 24 मार्च 1902 को, और इसके संस्थापक सदस्य जो रहते हैं वो रहते हैं प्रथमनाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बसु। और दोस्तों एक और संस्था है युगांतर समिति। तो युगांतर समिति जो है इस युगांतर पत्रिका के नाम पर ही युगांतर नामक एक क्रांतिकारी समिति की स्थापना की गई थी बारेंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में, और युगांतर समूह ने जो है कि सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजाया था। मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश जो थे किंग्सफोर्ड, जिनकी हत्या करने का प्रयास करने वाले प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो कि थे, और इन दोनों में से खुदीराम बोस जो थे वो जो है कि युगांतर समिति के ही सदस्य थे, जिनको जो है कि फांसी की सज़ा दे दी जाती है इस घटना के एवज में। तो यहाँ पे हो गया था दोस्तों काकोरी षड्यंत्र कांड वाला हो गया था, और ये था कि निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र कांड में जुड़ा मुख्य मुकदमे में बच निकलने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसमें दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी रहते हैं, ये जो है कि इस मुकदमे से बच निकलते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हमने आपको बता ही दिया कि 9 अगस्त 1925 को जो है कि HRA की स्थापना हुई थी, और इस संस्था ने जो है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर जो है कि 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को जो है कि लूटा और उस पर जो है कि डकैती डाला और जो है कि वहाँ से सरकारी खजाना को जो है कि लूट लिया। तो इस घटना में क्या होता है दोस्तों, ये इस घटना को अंजाम देने वाली जो संस्था रहती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके एकमात्र सदस्य जो है कि यही रहते हैं जो गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, और जिनको जो है कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के जो है कि अल्फ्रेड पार्क में पुलिस बुडबोन में जो है कि ये खुद को मार लेते हैं, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे और हम इतने आसानी से अंग्रेज़ों के बस में आने वाले नहीं हैं, और अपनी ही गोली से जो है कि ये खुद को मार लेते हैं अपनी बंदूक से। दोस्तों बढ़ते अगले सवाल पर पूछा है कि किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ऑप्शन दिया अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफ़र और राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह। तो दोस्तों ये उपयुक्त जो ऊपर वाली पंक्ति है इसका जो है कि इसे कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है, आखिरी नवाब रहते हैं वो अवध के, जिनका नाम रहता है वाजिद अली शाह। भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा जो है कि इस नज़्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने के समय जो है किया गया था। तो इस पंक्ति को आप याद रखिएगा कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं।
वाजिद अली शाह जो कि अवध के आखिरी नवाब रहते, उन्होंने ये पंक्ति कही थी। अगले सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो दोस्तों इसका नाम जो है कि बदल करके किए थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो है कि इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देते हैं। और इसका नाम जो है कि जहाँ पे यह मीटिंग हो करके होने वाला था, जिसमें जो है कि ये तय था कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जो है कि उसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि पुलिस उन्हें जो है कि उनके खोज में रहती है, तो जिस कारण वो आ नहीं पाते हैं। और अंततः इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार भगत सिंह करते हैं। वहीं पे जो है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, जिस इस समय उस मैदान को जो है कि अरुण जेटली मैदान के नाम से जाना जाता है, उसी में जो है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। और अध्यक्षता तो तय थी चंद्रशेखर आज़ाद के अध्यक्षता में करने की, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं, तो सरदार भगत सिंह की अध्यक्षता में यह नाम बदलाव होता है। देखिए अगला सवाल है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों ये फेमस भले ही भगत सिंह जी के द्वारा होता है, ऑप्शन सही यही माना जाएगा, लेकिन इस नारे के जो जन्मदाता है उनका नाम है हजरत मोहानी। और इसको जो है कि फेमस करने का जो तगमा लगा वो लगा भगत सिंह के ऊपर, क्योंकि इन्होंने ही बहुत ज़्यादा इस जो है कि नारे का इस्तेमाल किया, इसे नारे के रूप में। देखिए अगला सवाल है दोस्तों कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो है कि बम फेंका था चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ। दोस्तों जो है कि सेंट्रल असेंबली में जो है कि दोस्तों इन्होंने भगत सिंह जी ने बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है कि बम फेंका था। और ये घटना है 8 अप्रैल 1929 को, जिस समय वहाँ पे जो प्रमुख बिल कोई थे वो पारित होने वाले थे, तो जिसके विरोध में जाकर के ये भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त उनके साथ जाते हैं, वहाँ पे वो जो है कि बम फोड़ते हैं। और कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर जो है कि लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है। जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है कि फांसी होती है, और 23 मार्च 1931 को जो है कि इन तीनों को फांसी होती है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को। इसमें सवाल एक दोस्तों पूछा जाता है कि भगत सिंह गिरफ्तार भले ही हुए थे असेंबली बम के कांड वाले मामले में, लेकिन इन्हें जो है कि सांडार्स हत्या केस का आरोप चला करके इनको जो है कि फांसी की सज़ा दी जाती है। अदरवाइज इस वाले मामले में तो गांधी जी, जब गांधी और इरविन के बीच समझौता होता तो वो छुड़वा लेते, लेकिन अब किसी के जान का मुकदमा अगर किसी के ऊपर था तो वो गांधी जी होते या कोई भी होता, मुश्किल सा था छुड़वाना, जिसका बाद में गांधी जी के ऊपर बड़ा आरोप भी लगता है उस समय के एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा। और आज भी जो लोग इतिहास को कम जानते हैं वो कहते हैं कि भगत सिंह को अगर चाहे होते गांधी जी तो बचा लेते। तो रही वो बात विचार विमर्श के बाद में, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भगत सिंह ने जो है कि अगला सवाल है कि भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो 2 साथी कौन थे? तो वो 2 साथी थे दोस्तों राजगुरु और सुखदेव थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि पूछा जाता है, तो इसका भी जो सही जवाब वो है रामप्रसाद बिस्मिल, जो कि जो है कि ये काकोरी षड्यंत्र केंद्र में काकोरी बस ट्रेन वाले मामला में ये पकड़ाए रहते हैं, जो कि घटना 9 अगस्त 1925 को हुई रहती है। उस घटना के बदले जो है कि रामप्रसाद बिस्मिल जो को जो है फांसी की सज़ा मिलती है, और वो सज़ा उन्हें मिलती है गोरखपुर के जेल में। और बाकी किसको कहाँ मिलती है वो हमने पिछले वाले प्रश्न को कराते वक्त बता ही दिया है। तो क्या मतलब कि एक ही तथ्य को बार बार दोहराना, आप लोग जो है कि वीडियो रिपीट में जा करके अपना पीछे करके देख सकते हैं उस तथ्य को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल भगत सिंह, छबील दास। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2021 का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य पूछा है कौन नहीं था। तो दोस्तों नौजवान सभा के पहले प्रारंभिक सदस्य आप जान लीजिए, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल, छबील दास, ये लोग जो है कि इसके नौजवान भारत सभा के प्रारंभिक सदस्य रहते हैं। और जो इसमें से जो है कि अगर नहीं रहते हैं कोई, तो वो नाम है अंबिका चक्रवर्ती। दोस्तों क्या कि यह संस्था जो है नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के उद्देश्य से 1926 में स्थापित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो कि बिपिन चंद्र पाल जी थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब कि उग्रवादी दल के वो नेता थे। और
देखिए विपिन चंद्र पाल जो है कि इन्होंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से जो है कि श्रेष्ठ प्रमाणित किया, और इनका जो है कि लाला लाजपत राय एवं बाल गंगाधर तिलक के साथ एक त्रिगुट था, जिसे जो है कि लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। हमने आपको पिछला सवाल कराते वक्त बताया ही था। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों आप लाल बाल पाल जान ही रहे हैं, ये उग्रवादी दल के नेता थे। तो इसमें से आपको बचेगा गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों क्या होता है गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में जो है कि सच्चे उदारवादी थे। वे समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें जो पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बाउंडरों में नहीं हो सकता। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और जबकि विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, और ये लाला लाजपत राय, ये जो कि उग्रवादी दल के नेता थे। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय जो है कि अंग्रेज गवर्नर या कुलाधिपति को जो है कि गोली चलाई थी? तो दोस्तों फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बीना दास। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? दोस्तों क्या होता है कि 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा जी थे, जो इन्होंने जो है कि गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया था। परंतु दुर्भाग्य से अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को जो है कि गोली लग गई, और चार्ल्स टेगार्ड 1923 जो कि चार्ल्स टेगार्ड था जो वो है 1923 से लेकर के 1931 के मध्य जो है कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। इसी के ऊपर ये गोली चलाते लेकिन उसमें निर्दोष मारा जाता है। अब जिस टॉपिक से सवाल है दोस्तों वो है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों जो है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल जो था वो था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में जो है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ही इसका जो है कि गदर पार्टी का मुख्यालय रहता है। तो इस तरह से यूएसए सही सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय पूछा तो सैन फ्रांसिस्को, पिछले सवाल में आपको पता चल गया होगा। इसकी स्थापना जो है कि दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जान जाइए कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 1913 को जो है कि इसकी स्थापना हुई थी, और इस अंग्रेज़ों से जो है कि भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से हुई थी, और इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था, और इसका पार्टी का मुख्यालय जो कि सैन फ्रांसिस्को में था ही, हमने बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट जो है कि राजा महेंद्र प्रताप थे? तो दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में जो कि काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था, और इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला जो है कि प्रधानमंत्री बने थे, और इसे जर्मनी तथा रूस से जो है कि मान्यता भी मिली थी। तो इस तरह से अफगानिस्तान जो है कि ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए इसमें और भी ऑप्शन जो थे वो हमने नहीं लिखा है, वो हम जो है कि पीडीएफ में लगा नहीं पाए हैं गलती से। तो अफगानिस्तान में, जर्मनी में, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है सिंगापुर में, चौथा है तुर्की में। देखिए अब अगला सवाल है कि कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रामाबाई और मैडम भीकाजी कामा। तो दोस्तों मैडम भीकाजी कामा जो है ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी, और उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था, और जेनेवा से वंदे मातरम पत्रिका ये निकालती थी। और वर्ष 1907 में इन्होंने जो है कि स्टुटगार्ट जर्मनी में जो कि पड़ता है में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था, जहाँ इन्होंने जो है कि तिरंगे को फहराया था। ये पूछा जाता है कि पहली बार भारतीय तिरंगे को विदेश में फहराने वाली कौन थी? यही थी स्टुटगार्ट में जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा। और जिसकी डिज़ाइन कौन तैयार किए थे? इसकी डिज़ाइन तैयार किए थे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर के इन्होंने जो है कि संयुक्त रूप से तैयार किया था, और इन्हीं को जो है दोस्तों भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। अब देखिए अगला सवाल है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन में है आपका मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रासबिहारी बोस, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों क्या होता है कि रासबिहारी बोस जापान में रह रहे थे और भारतीय अप्रवासी थे, और 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान इन्होंने जो कि राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया, और 15 से 23 जून 1942 के जो बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया।
एवं सुभाष चंद्र बोस को जो है कि आमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करने वाले कौन थे? रासबिहारी बोस। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में, 1905 में। दोस्तों क्या होता है कि फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। तो कब दोस्तों? 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडियन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एक समाचार पत्र जो है कि सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जिस टॉपिक से वो है बंगाल विभाजन तथा 1905 में और स्वदेशी आंदोलन। आपका पहला सवाल है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो जग जाहिर है लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन जो है कि लॉर्ड कर्जन ने, जो कि भारत में वायसराय रहता है 1899 से लेकर 1905 में, और ये करता है। और इसके निर्णय की घोषणा जो है कि वह 20 जुलाई 1905 को कर देता है, लेकिन ये अप्लाई होता है 16 अक्टूबर 1905 से। और 6 साल के बाद 1911 में दिल्ली दरबार में इस बंगाल विभाजन को जो है कि निरस्त करने की घोषणा भी कर दी जाती है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1899, 1905 में, 1903 में, 1905 में, 1901 में, 1903 में और 1905 में। तो दोस्तों जो है कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार जो है कि राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कि स्वदेशी आंदोलन खड़ा होता है। भारतीयों को लगने लगता है कि हमें जो है कि अंग्रेज़ों से हर तरह के संबंध तोड़ने चाहिए और हमें अपनी स्वदेशी चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके एवज में जो है कि राष्ट्रीय नीति के रूप में जो है कि वस्तुओं का बहिष्कार शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। जिस टॉपिक से सवाल है वो है कि कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के ये 3 अधिवेशन जो प्रमुख थे, वहाँ से सवाल है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कि यहाँ पे दिया बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय यानी SC बोस और महात्मा गांधी। तो दोस्तों जो है कि इस विकल्प के अनुसार हम बाल गंगाधर तिलक जी के साथ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन आप जानते रहिएगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों जो ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है वो है दादा भाई नौरोजी जी को। और दादा भाई नौरोजी ने जो है कि 1892 में पहले भारतीय थे ये, जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से जो है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कि ये 3 बार अध्यक्ष चुने जाते हैं, 1886 के अधिवेशन में, 1893 और 1906 के अधिवेशन में। अब अगला सवाल है दोस्तों कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, RC बोस। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन था दोस्तों 1907, क्योंकि इसमें जो है कि कांग्रेस में फूट पड़ जाती है उग्रपंथ और जो है कि नरम पंथ के बीच में, और जो 1907 में सूरत में आयोजित होता है। क्योंकि इसका वजह ये रहता है कि जो उग्रपंथी नेता रहते हैं वो लाला लाजपत राय जी को जो है कि अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, और जो उदारवादी रहते हैं वो रासबिहारी घोष को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। और इसी अध्यक्ष के चुनाव के मैटर को लेकर के जो है कि कांग्रेस में दो फाड़ हो जाती है, और कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 में इसी अधिवेशन में होता है। और अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि अध्यक्ष बनते हैं रासबिहारी घोष। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो ये आप 1907 पहले ही ऊपर वाले सवाल से आप आसानी से कर ले जाएंगे व्याख्या से। अगला सवाल है दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1900 कहाँ पे हुई थी पूछा है, तो इसकी स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। दोस्तों इस मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे का जो कहानी वो जानिए। क्या होता है कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के जो है कि शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य जो है कि मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। और इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है कि दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों में संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की गठन का जो है कि प्रस्ताव किया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जिस टॉपिक से पार्लियामेंट्री सुधार से है, जो कि 1909 में हुआ था।
दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे वह जिसने अंततः देश के विभाजन का कारण बना। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थानों का आरक्षण। ये घटना एक ऐसी रहती है, इसमें मार्ले मिंटो जो है कुछ समय मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इस जो है कि अधिवेशन को जाना जाता है। और इसमें क्या होता है कि विधानसभा में मुसलमानों के लिए जो है कि पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है और इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि आगे चल के यही जो है कि भारत के बंटवारे का कारण बनता है, यही एक प्रावधान। उस समय मार्ले या मिंटो, हाँ मिंटो जो था वो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय था। इसने कहा था कि हमने जो है कि हमने सांप के दांत बो दिए हैं और ये आगे चल के बहुत ख़तरनाक साबित होगा। कुछ ऐसा स्टेटमेंट जो है कि इस प्रावधान को पारित करके उसने दिया था। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है उससे सवाल है कि दिल्ली दरबार और राजनीतिक राजधानी परिवर्तन। दिल्ली पहला सवाल है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो दोस्तों दिल्ली जो है कि भारत की राजधानी बनी थी जब तीसरा दिल्ली दरबार होता है 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में। उस समय जो है कि कलकत्ता से भारत की राजधानी को जो है कि दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इससे जो है कि सवाल बना है 1916 में जो होता है अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। पूछा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो दोस्तों दिया है सामने, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों क्या होता है कि लखनऊ का अधिवेशन 1916 जब कांग्रेस का चलता रहता है लखनऊ में, और इस समय जो है कि एक बिहार के किसान आते हैं राजकुमार शुक्ल, वो जो है कि बिहार में जो अंग्रेज नील खेती के नाम पे किसानों के साथ अत्याचार करते हैं, उस समस्या से जो है कि गांधी जी को अवगत कराते हैं। तो वो सवाल आपका सवाल के हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, ये आज के सेशन का आखिरी सवाल भी है, होम रूल लीग आंदोलन के टॉपिक से है। 1915-16 में जो है कि 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किन के नेतृत्व में? तिलक एवं एनी बेसेंट के, तिलक एवं अरविंदो घोष, तिलक एवं लाला लाजपत राय, तिलक एवं बिपिन चंद्रपाल के। तो दोस्तों क्या होता है कि अप्रैल 1916 को जो कि तिलक एवं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि पहले जिसने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी वो थे तिलक, क्योंकि इनके होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है अप्रैल 1916 में ही, और एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग की स्थापना होती है सितंबर 1916 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग के संस्थापक 2 लोग थे, 2 लोगों की संस्थाओं का नाम था होम रूल लीग। 2 लोगों ने होम रूल लीग का आरंभ किया था, एक थे आपके बीजी तिलक और दूसरी थी एनी बेसेंट जो कि आयरिश महिला थी, इन्होंने किया था। इनमें से पहले किसका शुरू हुआ था? तो आप बीजी तिलक जी के साथ जाइएगा, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। बेसेंट ने जो है कि, और एनी बेसेंट ने जो है कि, एनी बेसेंट जी ने जो है ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का अखबार ये संपादित करती थी, और तिलक जी जो 2 अखबारों का संपादन करते थे उनका नाम था मराठा और केसरी। इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से ये लोग अपने अपने जो है कि लीग का प्रचार करते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।